नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। जीके जीएस और करंट अफेयर्स की जो हम प्रैक्टिस सेट की लगातार सीरीज आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका जो सेट नंबर 22 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग के 5 प्रश्न हमेशा की तरह आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है। 2022-23 का आपका जो हाल ही में सेंट्रल बजट यानी कि केंद्रीय बजट पेश किया गया था, उसमें अगले 3 सालों में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई थी, आपको बताना है। तो अगले आपके 3 सालों में ऐसी बात 2022-23 के केंद्रीय बजट में बताई गई कि अगले 3 सालों में, आने वाले 3 सालों में टोटल 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी अगले 3 साल में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा ये जो आपकी वंदे भारत ट्रेनें हैं, इनके डिब्बे कहाँ पे बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, कहाँ? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपकी चेन्नई में है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में जो चेन्नई में यहाँ पे इसका निर्माण किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। वहीं पहली वंदे भारत ट्रेन आपकी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपकी जो पहली वाली वंदे भारत ट्रेन थी यह चलाई गई थी वाराणसी से दिल्ली के मध्य। वहीं दूसरी वाली कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो सेकेंड वाली जो आपकी वंदे भारत ट्रेन थी वह दिल्ली से कटरा के मध्य चलाई गई थी। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। सेकेंड वाली दिल्ली से कटरा के मध्य चलाई गई थी आपकी वंदे भारत ट्रेन। तथा अगले आने वाले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। ऐसी बात 2022-23 के केंद्रीय बजट में बताई गई है। भारतीय रेलवे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी खोलेगा? आपसे पूछा जा रहा है कि देश की जो सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी है यह भारतीय रेलवे के द्वारा किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में खोली जाएगी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और नई दिल्ली में एक जगह है आपका किशनगंज। तो नई दिल्ली के किशनगंज में जो है यह देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी खोली जाएगी। किसके द्वारा? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यह पुस्तक है बिल गेट्स की, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल गेट्स की यह पुस्तक है हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक। तथा हाल ही में बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान भी दिया गया था। हिलाल ए पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया था आपके बिल गेट्स को। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको 2021 से 2023 तक के G20 के इवेंट्स को बता देता हूँ। यहाँ पे 2022 होगा और ये वाला आपका 2023 है। इस प्रकार से 2021 का कहाँ पे हुआ था? तो इटली के शहर रोम में हुआ था आपका 2021 का G20। 2022 का अभी आपका प्रस्तावित है इंडोनेशिया में होगा। इंडोनेशिया में आपका प्रस्तावित है 2022 का भी होने वाला है, तो इंडोनेशिया में होगा। और 2022 का G20 और 2023 का आपका होगा हमारे प्यारे भारत में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? भारत, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस शहर में एशिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट गोवर्धन का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि एशिया का जो सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है गोवर्धन, इसका उद्घाटन जो है हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन हाल में किया गया इंदौर में। तो इंदौर में जो है आपका एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट बना है जिसका नाम है गोवर्धन। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंदौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदौर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। इसमें दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है, आपको उसकी पहचान करने की इसमें से एक कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका एक कृत्रिम बंदरगाह क्या हो जाएगा? चेन्नई जो है आपका एक कृत्रिम बंदरगाह का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चेन्नई। इसके बारे में आप याद रखिएगा, वर्तमान भारत में टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, टोटल 13 बंदरगाह हो गए हैं भारत में।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में एक प्रेरणा ऐप का विकास किया गया था। तो आपको बताना है कि यह जो प्रेरणा ऐप है यह किससे संबंधित है। तो यह जो प्रेरणा ऐप है यह संबंधित है आपका एजुकेशन सेक्टर से, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, शिक्षा से संबंधित है यह एप्लीकेशन जिसका विकास किया गया था हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता प्रदान करता है। तो सपने को पर्याप्त अवधि तक याद करने में जो विटामिन होता है सहायता प्रदान करता है उसका नाम है विटामिन B6, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन B6। तथा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो आपका विटामिन B6 जो है इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन B6 का। तथा यह जो आपका विटामिन B6 होता है यह स्वप्न को, यानी कि सपने को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला आपका है, और पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है आपको बताना है। तो आपकी जो पादप कोशिका होती है वह जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो कोशिका भित्ति से जो है ये दोनों कोशिकाएं आपस में भिन्न होती हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार को मध्य प्रदेश साहित्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया। आपको उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कवि और गीतकार का नाम बताना है जिसको मध्य प्रदेश साहित्य विभाग के द्वारा राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 दिया गया। तो इनका नाम है डॉक्टर कुंवर बेचैन। डॉक्टर कुंवर बेचैन ये आपके हैं उत्तर प्रदेश के एक फेमस कवि और गीतकार, इन्हीं को यह सम्मान दिया गया था। तो ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर कुंवर बेचैन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ से नहीं गुजरेगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बुंदेलखंड जो आपका एक्सप्रेस वे है यह चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा जिले से होकर गुजरेगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से महाराजगंज से आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे नहीं गुजरेगा, बाकी आपका महोबा से, औरैया से और हमीरपुर से आप देख रहे हैं गुजरेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, लेकिन ये आपका महाराजगंज से नहीं गुजरेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाए गए हाल ही में, जैसे आपका क्या हो जाएगा, एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हाल ही में उद्घाटन किया गया था। इसके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है कहाँ से कहाँ तक है, इसके बीच बीच में, यानी कि आपका गाजीपुर से लखनऊ तक है ना आपका पूर्वांचल। तो गाजीपुर से लखनऊ के मध्य कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जहाँ से यह गुजरता है, इसको एक बार देख लीजिएगा। इसकी कुल लंबाई भी आप देख लीजिएगा, लंबाई भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेस वे भी एक बन रहा है, तो गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक, इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। एक्सप्रेस वे से आपसे एग्जाम में प्रश्न और उम्मीद है कि पूछे जाएंगे, तो इनके बारे में एक बार आप देख लीजिएगा। अश्रु गैस इसमें से कौन सी है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपकी अश्रु गैस है अमोनिया, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अश्रु गैस में जो है आपका अमोनिया का इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी आपकी एक नोबल गैस है, नोबल गैस की आपको पहचान करनी है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपकी नोबल गैस हो जाएगी, इसमें से हीलियम आपकी नोबल गैस है। इसके अलावा और कौन कौन सी नोबल गैस होती हैं, तो हीलियम के अलावा आपकी नियॉन हो जाएगी, नियॉन के बाद आर्गन हो गई आपकी, आर्गन भी आपकी नोबल गैस है। आर्गन के बाद आपकी क्या हो जाएगी, क्लोरीन हो जाएगी। आर्गन के बाद आपकी क्लोरीन जो है यह भी आपकी नोबल गैस है। और क्लोरीन के बाद आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सॉरी क्लोरीन नहीं होगी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया आपका। और आर्गन क्रिप्टोन है, यहाँ पे क्रिप्टोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीलियम हो गया आपका। हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडॉन, क्या हो जाएगा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडॉन, ये सभी आपकी क्या हैं, तो नोबल गैस हैं। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। और ऑप्शन आपका बी यहाँ पे हीलियम जो है यह भी आपकी एक नोबल गैस ही है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें से आपका जो कौशाम्बी है यह उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध दोनों के लिए जो है एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो कौशाम्बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका
सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कौशाम्बी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे यूपी स्पेशल के सेक्शन में पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गदर पत्रिका का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है गदर पत्रिका का जो पहला अंक था यह किस लैंग्वेज में, किस भाषा में प्रकाशित किया गया था, आपको उस भाषा को बताना है। तो गदर पत्रिका का जो पहला अंक था यह प्रकाशित किया गया था आपका किस भाषा में? तो यह उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। उर्दू भाषा में गदर पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसके बाद यह जो पत्रिका थी यह अगली मतलब कुछ दिनों के बाद यह गुरुमुखी में छपने लगे थे, यानी कि पहला अंक इसका उर्दू में प्रकाशित हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद यह जो पत्रिका थी आपकी गदर पत्रिका गुरुमुखी में छपने लगी थी। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2019 में 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यानी कि आपका जो 7वीं आर्थिक जनगणना हाल ही में शुरू की गई थी 2019 में, इसकी शुरुआत पूछा जा रहा है आपसे कहाँ से हुई थी? तो 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत आपकी हुई थी त्रिपुरा से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? त्रिपुरा से हुई थी 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत। तथा यह आर्थिक जनगणना कर कौन रहा है? तो यह आर्थिक जनगणना कर रहा है सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसके बारे में आप याद रखिएगा, सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा यह आर्थिक जनगणना की जा रही है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा पहली जो आपकी आर्थिक जनगणना थी 1977 में की गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। 1977 में पहली आर्थिक जनगणना की गई थी, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? आपको बताना कि गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संबंध में कौन सा इसमें से कथन सही है, मतलब सही नहीं है। तो गांधी जी के सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट में कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें से आपका सत्यता सही है, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना सही है। परहेज वाला जो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया वो गलत है, यानी कि यह सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। तो परहेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। वही महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह था यह कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग था, पहली बार सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में। आप याद कर लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। वहीं कि भारत में अगर हम बात करें तो भारत में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया गया था चंपारण में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, बिहार के चंपारण में जो आंदोलन हुआ था उसी में महात्मा गांधी ने जो है पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1556 ईस्वी में जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था यह किसके मध्य लड़ा गया था? आपसे पूछा जा रहा है पानीपत का सेकेंड युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के मध्य। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अकबर और हेमू के मध्य जो है आपका पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह कब लड़ा गया था? तो 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। वहीं पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 3 युद्ध हुए थे आपके पानीपत के। तो पहला युद्ध हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को, अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और किसके मध्य? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तथा इसी युद्ध में लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना भी की थी। इसे भी आप याद रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर किसकी स्थापना की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में। वहीं पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो यह 1761 में हुआ था आपका 14 जनवरी 1761। कब? तो 14 जनवरी 1761 में आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था किसके मध्य? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य। इसमें मराठों की हार हो जाती है, यानी कि तीसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत का यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तथा तीसरे युद्ध में पानीपत के मराठों की हार हो जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं।
पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में। इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की। सेकेंड युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य। तीसरा युद्ध होता है पानीपत का 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य, जिसमें मराठा की हार हो जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या था, तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था आपका क्या, तो फरीद था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फरीद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया फरीद वाला, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फरीद नाम था शेरशाह सूरी का। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1991 की जो आर्थिक नीति थी का लक्ष्य क्या था, तो 1991 की आर्थिक नीति को हम एलपीजी रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। एलपीजी रिफॉर्म, इसको कहा जाता है। एल से मतलब आपका हो जाएगा लिबराइजेशन यानी कि उदारीकरण, पी से मतलब हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण हो जाएगा, जी से मतलब आपका हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण, यानी कि इसमें से आपका जो आर्थिक नीति का लक्ष्य था यह तीनों था। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनमें से सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, इनमें से सभी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण लक्ष्य था तीनों। एलपीजी रिफॉर्म इसको हम जानते हैं। तथा यह जो आर्थिक नीति थी किसके कार्यकाल में आई थी, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, इसे भी आप याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है, तो नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टी इसमें से आपकी हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है आपकी नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टी है। इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न, सतलज मतलब आपका जो भाखड़ा नांगल बांध है यह किस नदी पर बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो भाखड़ा नांगल बांध आपका बनाया गया सतलज नदी पर, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलज नदी पर। इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न, पिछड़ी जाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, यानी कि पिछड़ी जाति आयोग के लिए जो पहला अध्यक्ष था वह किसे बनाया गया था, तो काका साहेब कालेलकर को। तथा आपका जो पिछड़ी जाति आयोग का पहला गठन किया, पहली पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया था 1953 में, यानी कि पहली जो आपकी पिछड़ी जाति आयोग था उसका गठन 1953 में किया गया था और काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में, इसे भी आप याद रखिएगा। तथा दूसरी जो पिछड़ी जाति आयोग थी उसका गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता में, तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया था। दोनों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था, तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में, जो है पहला संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में से, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और जो भारतीय संविधान का पहला संशोधन था यह 1951 में किया गया था और इसके तहत जो है आपकी 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। जो 9वीं अनुसूची थी हमारी, जो 9th शेड्यूल था वह पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत ही ऐड किया गया था, जिससे भी आप याद रखिएगा। फ्रंटियर गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से हम जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी प्रसिद्ध भारतीय को हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं, तो गुरुदेव के नाम से हम जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इंडियन अनरेस्ट के लेखक आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं कौन थे, तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था यहाँ पे, तो इंडियन अनरेस्ट को लिखा गया था आपका वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। तथा इसी में जो वैलेंटाइन सिरोल था इसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो इसी कारण से जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने वैलेंटाइन सिरोल पर जो है मानहानि का मुकदमा चला दिया था, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यह जो आपकी पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट, इसको लिखा गया था वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। तथा वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी इस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, यानी कि भारत में अशांति फैलाने का जो जनक है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था इसके द्वारा, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सर्वाधिक एसटी कैटेगरी की बात हो रही है, यानी कि अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है।
तो सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजातियाँ आपको मिलेंगी सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। वहीं सबसे कम जो अनुसूचित जनजाति कहाँ पे मिलेगी? बागपत में। बागपत में एसटी कैटेगरी जो है सबसे कम मिलती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति और सबसे कम मिलेगी आपको बागपत में अनुसूचित जनजाति। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं ऑप्शन आप सी और डी देख रहे हैं, भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन सी वाला जो सीतापुर है, सीतापुर में जो है आपकी सर्वाधिक एससी कम्युनिटी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट जो होता है, आपकी जो अनुसूचित जाति होती हैं वो सीतापुर में सबसे ज़्यादा होती हैं और बागपत में अगेन आपकी एससी कैटेगरी सबसे कम पाई जाती है, यानी कि अनुसूचित जातियों की जो संख्या है बागपत में सबसे कम है। यानी कि बागपत को आप याद कर लीजिएगा, बागपत में एसटी और एससी इन दोनों का जो रेशियो है बहुत ही कम, यानी कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति इन दोनों की जो संख्या है बागपत में सबसे कम है। वहीं अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी सीतापुर में और अनुसूचित जनजाति आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी जनजाति आपकी सोनभद्र में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने जो कि लास्ट प्रश्न आज का है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है आपको मिलेगा जौनपुर में। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं सबसे कम लिंगानुपात आपका है उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर का। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। वहीं 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल लिंगानुपात कितना था? 912 था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो यह था हमारा सेट नंबर 22। सेट नंबर 22 में अगेन हमने 30 इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस किया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।